तो क्या होगा अगर आप अभी अभी 18 साल के हुए हो और एक दिन आपको रास्ते पर बहुत ही सुंदर लड़की मिलती है, जिसको देखने के बाद तो बस आप यही सोचते हो कि मुझे इसी का तो इंतजार था, और आप उस लड़की के साथ में सीधा शादी करके उसको अपने घर ले आते हो। पर क्योंकि आप अभी 18 साल के हुए हो, इसलिए आपको शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से आप जिस घर में रहते हो वहाँ पर सिर्फ एक ही रूम है, जिसमें कि सिर्फ एक ही लोगों की बिस्तर पर सोने की जगह है। मतलब कि यार आप उस लड़की के साथ में किस तरह रहने वाले हो वो तो आप सभी खुद ही समझ गए होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ रोड पे पड़ा होता है और बस मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसको बताती है कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे गुड लक बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इस लड़के का नाम नासा युजाकी है, जिसके माता पिता ने उसका नाम तारों से भरे आकाश के ऊपर रखा था। अब क्योंकि नासा एक स्पेस एजेंसी का भी नाम है, इसीलिए किंडरगार्टन में उसे सभी बच्चे चढ़ाया करते थे। अब इतनी बेइज्जती तो उससे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो नासा से भी आगे निकलने के लिए बचपन से ही खूब पढ़ाई करने लगता है। मिडिल स्कूल में वो अपनी इलाइट स्कूल में जाने की अपनी इच्छा को बताता है, और जब वो ये बात अपनी टीचर को बताता है तब उसकी टीचर उसको और भी बैकअप स्कूल्स ढूंढने को कहती हैं। लेकिन उसे तो सिर्फ सबसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ना था, इसलिए उसे यकीन था कि वो एंट्रेंस निकाल लेगा। उसकी टीचर उससे अपने ध्यान को ना भटकने को कहती है और अपने मार्क्स को ऊपर रखने को कहती है। पर जब वो उसी रात अपने घर पर जा रहा होता है तो वो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को बर्फ में कॉफी पीते हुए देखता है। नासा को वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो बिना कुछ देखे रोड क्रॉस करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसकी लापरवाही के चक्कर में वहाँ पर एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है। जब उसे होश आता है तब वो लड़की उसकी तरफ देख रही होती है, जहाँ पर अब नासा बहुत ही जख्मी हालत में होता है और वो ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि लड़की को भी काफी चोट लगी हुई है। तभी वहाँ पर उस ट्रक का ड्राइवर आता है, जिसको कि वो लड़की नासा को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, और वो ड्राइवर तो उस लड़की को इस हालत में भी खड़ा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नासा के ट्रक के टकराने से पहले ही वो लड़की ट्रक के सामने आ गई होगी और आधे से ज्यादा चोट उसने नासा को बचाने के चक्कर में खुद ही ले लिया। अब नासा यहाँ पर बेहोश होने ही वाला था कि तभी वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। ट्रक ड्राइवर मदद बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन नासा उस लड़की से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब था कि वो इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद भी खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ड्राइवर सदमे में आ जाता है। लेकिन नासा उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट और सुंदर है, इसलिए वो उस लड़की से मिलकर ही रहेगा। नासा को वो लड़की एक बस स्टैंड पे बैठी हुई दिखती है, जहाँ पर वो लड़की नासा को इस हालत में भी चलता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। वो बहुत ही उतावला होकर उस लड़की के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो लड़की उसे अपने बगल में आकर बैठने को कहती है। वो उसके चेहरे पर लगे खून को पोंछती है और उसे ठंड से बचाने के लिए अपना कोट दे देती है। वो उसे बताती है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करने जा रही है, क्योंकि इतनी चोट लगे होने की वजह से वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। जहाँ पर नासा ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो उस लड़की से बात करने के लिए बहुत ही बेताब रहता है, क्योंकि वो उसे एक प्रिंसेस की कहानी की याद दिला रही थी, जिसको कि बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसे अपने लोगों के पास चांद पर वापस लौटना पड़ता है। नासा उसे बताता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आज के बाद से उससे कभी भी ना मिले, इसलिए वो अपने इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। जिसके बाद अब नासा यहाँ पर उससे बोल देता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और वो उसे डेट करना चाहता है, पर वो लड़की उसे बताती है कि वो तभी एक साथ में रह सकते हैं जब उनकी शादी हो जाए। अब नासा भी शादी के लिए मान जाता है, लेकिन वो वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और कुछ समय के लिए व्हील चेयर पे ही रहता है। अब धीरे धीरे करके उसकी ताकत वापस लौटने लगती है, पर वो उस लड़की का नाम ना जान पाने की वजह से और उस एक्सीडेंट के बाद उससे कभी भी ना मिल पाने की वजह से वो अपनी उम्मीद खोने लगता है। इसलिए क्लास में टॉप करने के बाद भी वो किसी भी एलाइट स्कूल में नहीं जाता। वो दोबारा से उस लड़की से मिलने की उम्मीद में दुकानों पर काम करने लगता है, पर समय गुजरता जाता है और वो लड़की उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। पर जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, वो लड़की उसी रात उसके घर पर आ जाती है। वो अपना नाम यहाँ पर नासा को सुकासा बताती है, हालांकि पूरी तरह से अनजान होने के बाद भी उसकी इतनी खूबसूरती को देखकर पिघल जाता है। सुकासा यहाँ पर नासा के पास शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आती है, जैसा कि उसने उस रात कहा था। नासा ये सुनकर तो हैरान हो जाता है कि वो शादी के लिए इतना सीरियस थी, लेकिन ये सोचने के बाद भी कि ये एक फ्रॉड हो सकता है, फिर भी नासा उस फॉर्म के ऊपर तुरंत ही साइन कर देता है। उसके बाद वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सुकासा उसके सरनेम को देखकर बोलती है कि वो कैरेक्टर को अच्छे से जज कर लेती है और उसे उम्मीद है कि वो अब से उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। और फिर अगले सीन में जब वो लोग मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं, तब नासा गौर करता है कि उसने एक बार भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया है। वो उसे बताती है कि नासा में हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इंसानों को चांद पर ले जाने के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं, इसीलिए उसे उसके नाम में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, बल्कि उसे तो उसका नाम काफी पसंद भी आता है। अब मैरिज ऑफिस में वो बूढ़ा आदमी इतने यंग कपल्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उनके मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता है और एक छोटा सा पेड़ उन्हें गिफ्ट दे देता है। उसके बाद वो दोनों वापस लौट जाते हैं और नासा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी
शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो गई है। तभी नासा को रियलाइज होता है कि अब अगर उन लोगों की शादी हो गई है तो अब वो दोनों एक ही फ्लैट में एक साथ रहने वाले हैं। लेकिन नासा सोचता है कि मैं अभी एक लड़की के साथ में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे ये भी याद आता है कि उसका बेड एक सिंगल बेड है। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद उसको पता चलता है कि अगर दो लोग भी आपस में चिपक के सोए तब भी वो बेड छोटा पड़ेगा। ऊपर से इतनी रात होने की वजह से वो कोई और बेड मंगा भी नहीं सकता था। नासा कई तरह की पोजीशन ट्राई करने लगता है जिससे कि वो दोनों उसी बेड पर ही सो सकें। लेकिन तभी वहाँ पर सुकासा आ जाती है जो कि उसको ये सब करते हुए देख लेती है। अब ये जानने के बाद तो नासा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो उसे अपना सामान दिखाती है और फिर नासा उसके लिए कॉफी बनाता है। सुकासा उसे बताती है कि अब उसे जाने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। नासा ये सुनकर शॉक हो जाता है कि अगर उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो दोनों रात एक ही साथ बिताएंगे, पर क्योंकि बेड छोटा होता है इसलिए सुकासा रात होटल में बिताने का प्लान बनाती है। जिसको सुनकर तो नासा यहाँ पर दुखी हो जाता है, पर सुकासा उसे बताती है कि पर क्योंकि वो उसकी वाइफ है इसलिए वो सुबह वापस आ जाएगी। नासा सोचने लगता है कि उसने उससे शादी क्यों करी होगी और वो दोनों जब पहली बार मिले थे तब वो पल कितना अजीब था। नासा सुकासा से पूछता है कि वो उसके साथ में शादी के लिए क्यों मान गई, बल्कि वो दोनों तो अच्छे से ठीक से जानते भी नहीं है। तो सुकासा उससे पूछती है कि तुम आखिर शादी के लिए क्यों मान गए, जिस पर नासा उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। तो सुकासा उसको बताती है कि वो ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करेगी जिससे कि वो प्यार नहीं करती और जो उससे प्यार नहीं करता। इसके बाद वो वहाँ से होटल के लिए जाने लगती है। तभी नासा दौड़ के उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि उसको रात वहीं पर बितानी चाहिए और वो किसी तरह से भी इतनी रात में एक और बेड अरेंज कर लेगा। असल में नासा को ऐसा लग रहा था कि अगर सुकासा वहाँ से चली गई तो फिर वो वापस लौट कर कभी भी नहीं आएगी। सुकासा इसके लिए मान जाती है और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर एक शॉप पर मैट्रेस और फोटोन लेने के लिए जाते हैं। सुकासा ये जानकर हैरान हो जाती है कि नासा को हर तरह के फोटोन्स के बारे में और उसके बनने के मेथड्स के बारे में पता होता है। नासा उसको यहाँ पर यह भी बताता है कि उसकी मेमोरी यहाँ पर लगभग परफेक्ट है। नासा धीरे से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों पूरी शॉपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही करते हैं। फिर वो दोनों वापस से अपने फ्लैट पर वापस आ जाते हैं और सुकासा को अपना फोटोन बहुत ही अच्छा लग रहा था। नासा यहाँ पर सुकासा की क्यूटनेस को देखकर वापस से शर्माने लगता है। जिसके बाद अब सुकासा यहाँ पर बाथरूम ढूंढने लगती है लेकिन उसको वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता। नासा उसे बताता है कि वो लगभग हर बार लोकल बाथ हाउस में फ्रेश हो आता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसके पास कोई भी मेहमान के लिए बेसिक सामान भी नहीं है। जिसके बाद अब वो दोनों दोबारा से सुकासा के लिए नाइट ड्रेस और बेसिक सामान लेने के लिए जाते हैं ताकि सुकासा यहाँ पर आराम से सो सके। वो नहाने के लिए अपने कपड़े बदलने लगती है और नासा के यहाँ पर कुछ गलत ख्याल जागने लगते हैं। अब कपड़े चेंज करने के बाद सुकासा यहाँ पर अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लेती है जो कि सुकासा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। नासा को ये समझ में आ गया था कि वो तो आज रात यहाँ पर नहीं सो पाएगा। सुकासा तो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है पर नासा उसको ताड़ते हुए पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा करवट लेते हुए गद्दे से बाहर चली गई है। वो नहीं चाहता था कि उसे ठंड लग जाए इसलिए वो उसे वापस से गद्दे पे सुला देता है और उसे गुड नाइट किस देने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि सोते वक्त उसकी पहली किस करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो वापस से अपने बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुकासा अचानक से खड़ी हो जाती है और पानी पीने के लिए चली जाती है। सुकासा नींद में वापस वहाँ पर आती है और गलती से नासा का कंबल ले लेती है। अब क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी नासा वहाँ पर सो जाता है। और फिर अगले दिन जब सुकासा उठती है तब वो ये देखकर हैरान होती है कि उसके पास ये कंबल आखिर कहाँ से आया। जिसके बाद वो वहीं पर कपड़े चेंज करना चालू कर देती है पर नासा उसे रोककर दूसरे कमरे में चला जाता है। सुकासा यहाँ पर नोटिस करती है कि नासा ने उसका नाम बहुत ही फॉर्मली बोला। उसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों अब से एक दूसरे को अपने पेट नेम से बुलाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो उन दोनों को ऐसा सुनकर काफी शर्म आती है। जिसके बाद अब सुकासा नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और नासा को वो एप्रन पहने हुए बहुत ही अच्छी लगती है। सुकासा को यहाँ पर फ्रिज में सारा खाना अच्छे से लगा हुआ मिलता है और सुकासा यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाती है कि नासा को यहाँ पर खाना बनाना आता है। यहीं तक नहीं बल्कि नासा ने तो खाने के न्यूट्रिशंस के ऊपर पूरी रिसर्च करके रखी थी जिसकी वजह से वो हर रोज हेल्दी रहने के लिए उबला हुआ खाना खाता था क्योंकि उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। सुकासा उसे बताती है कि खाना बनाना कोई साइंस नहीं है। उसके बाद वो उसके लिए बहुत ही टेस्टी खाना तैयार कर देती है जो कि उसके उबले हुए खाने से काफी ज्यादा अच्छा होता है। असल में सुकासा यहाँ पर बहुत ही अच्छी कुक है और अगर उसे सही सामान दिया जाए तो वो उस सामान से कुछ भी बना सकती है। अब सुकासा बाथ हाउस के बारे में पूछने लगती है और फिर वो दोनों नहाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ भी नासा के कुछ गलत ख्याल जाग जाते हैं और वो सुकासा को नहाते हुए देखने के बारे में सोचने लगता है। अब नासा के पास तो यहाँ पर हर लड़के की तरह बस एक साबुन और एक शैम्पू की बोतल होती है, इसलिए वो सुकासा के साथ में मॉइस्चराइजर और बाकी के सामान लेने के लिए जाता है। अब नासा तो यहाँ पर ये देखकर हैरान ही हो जाता है कि नहाने के लिए इतना ज्यादा सामान यूज होता है। अब वो दोनों बाथ हाउस पहुंच जाते हैं जहाँ पर कनामे जो कि वहाँ पर काम करती है वो उन दोनों का स्वागत करती है। वो नासा के साथ में एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि नासा को पढ़ाई के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। नासा कनामे के बारे में सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और ये बाथ हाउस उसका परिवार चलाता है। कनामे ये देखती है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक
नजदीक हैं, इसलिए वो उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कनामे यहाँ पर जैसे ही ये बात सुनती है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उन दोनों की शादी के तोहफे पर वो उन दोनों को फ्री में नहाने के लिए देती है, और जैसे ही सुकासा वहाँ पर नहाने के लिए जाती है, कनामे उसको वहीं पर रोक देती है और पैसों की जगह वो उसको सच बताने को कहती है कि क्या सच में उन दोनों की शादी हो चुकी है। कनामे यहाँ पर ये जानकर शॉक हो जाती है कि नासा ने इतनी सुंदर लड़की से एक ही मुलाकात में शादी कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि नासा लगभग 30 साल तक तो कुंवारा ही रहेगा, जिसके बाद भगवान उस पर तरस खाकर उसको एक लड़की दे ही देंगे। कनामे यहाँ पर उसका एक मुक्का मारती है क्योंकि सुकासा यहाँ पर उससे उम्र में बहुत छोटी लग रही थी। अब उन दोनों के हंगामे की वजह से वहाँ के सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने अपनी शादी के बारे में अपनी आया को बताया, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने अभी तक अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। कनामे उससे पूछती है कि क्या उसने अभी तक अपनी शादी को सेलिब्रेट किया, और इतना ही नहीं बल्कि कनामे यहाँ पर नासा को शादी की कई रीति रिवाजों को न फॉलो करने के चक्कर में उसको सुनाती भी है। मिडिल स्कूल में होने के बाद भी नासा उसके मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए सबसे अच्छे इंतजाम करने को बोलता है। सुकासा यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन लेती है और बीच रास्ते में इस तरह की बातों को कहने के चक्कर में शर्माने लगती है। अब अगले सीन में नासा नहाते हुए सुकासा के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कनामे आ जाती है जो कि नासा की मूंगफली को देखकर उसको चिढ़ाने लगती है। सुकासा भी वहाँ पर नहाने के लिए चली जाती है और वो वहाँ पर आया से मिलती है जो कि कनामे की बड़ी बहन है और वो नहाते वक्त वहीं पर ही सो गई थी। वो सुकासा को यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगती है और उसके बदले में उसकी पीठ रगड़ने को बोलती है। सुकासा पहले तो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन आया उसके साथ में जबरदस्ती करने लगती है और उससे कहती है कि उसकी फैमिली में ये प्रथा कई पीढ़ियों से चल रही है और वो इस चीज में काफी माहिर है। आया यहाँ पर सुकासा से कहती है कि उसकी स्किन बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सुकासा के पास नासा का सरनेम था, इसलिए आया को लगता है कि सुकासा नासा की छोटी बहन होगी। अब दूसरी तरफ नासा जो कि नहा चुका था, वो उस रात के बारे में सोच रहा था जब उसकी सुकासा से पहली बार मुलाकात हुई थी। सुकासा उसको कॉफी देकर होश में लाती है और इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से जाते, आया वहाँ पर आती है और नासा से पूछती है कि क्या सुकासा उसकी फैमिली मेंबर है। नासा यहाँ पर ये नहीं समझ पाता है कि आया यहाँ पर सुकासा को उसकी छोटी बहन समझ रही है, बल्कि सुकासा तो नासा की वाइफ होती है। इसलिए नासा आया से कहता है कि हाँ, ये मेरी फैमिली मेंबर है। आया उसको बताती है कि वो नासा को इसलिए जानती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उनके दादा खत्म हो गए थे और उनके पिता जब किसी लड़की के साथ में भाग गए थे, तब नासा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनके बाथ हाउस की काया पलट कर दी थी। घर जाते वक्त सुकासा नासा से पूछती है कि क्या आया उसे क्यूट लगती है। नासा उसे बताता है कि वो क्यूट ही नहीं बल्कि जब से वो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब से वो हर दिन और भी प्यारी होती जा रही है। सुकासा को यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर जलन होने लगती है और नासा को यहाँ पर वापस से गलत फहमी हो जाती है कि सुकासा का मूड पास में हो रही शादी को देखकर खराब हो गया है। यहाँ पर सुकासा को भी गलत फहमी हो जाती है, इसलिए नासा को लगने लगता है कि सुकासा को भी यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर धूमधाम से शादी करनी थी। जिसके बाद अब नासा यहाँ पर सुकासा को अपार्टमेंट की चाबी देकर वहाँ से कुछ करने के लिए चला जाता है। नासा के वहाँ से जाने के बाद सुकासा वापस से अपने घर चली जाती है और पहले के बारे में सोचने लगती है। घर आने के बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगता है क्योंकि नासा वहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए नहीं था। सुकासा को यहाँ पर इस बात का बुरा लग रहा होता है कि नासा उसे बाथ हाउस के बाद अकेला छोड़कर चला गया। वो सोचने लगती है कि नासा कब वापस आएगा, जिसके बाद वो फैसला करती है कि नासा के घर लौटने से पहले वो घर को पूरा साफ कर देगी। पर तभी उसे पता चलता है कि घर तो पहले से ही चमक रहा है। सुकासा को यहाँ पर यह भी शक होता है कि उसे सफाई करते वक्त नासा की कुछ गलत चीजें ना मिल जाएं, इसलिए वो साफ सफाई के बजाय कुछ अच्छा सा खाना बनाने का तय करती है। तभी उसे डोरबेल की आवाज आती है और जब सुकासा दरवाजा खोलती है तब वो वहाँ पर चितोशी नाम की लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। चितोशी उसके छोटे से अपार्टमेंट का मजाक उड़ाती है, लेकिन तभी सुकासा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। असल में चितोशी यहाँ पर सुकासा को वहाँ से ले जाने के लिए आई थी क्योंकि सुकासा पहले उसके साथ उसके परिवार में रहती थी, लेकिन एक दिन सुकासा अचानक से गायब हो गई। चितोशी उसके काफी नजदीक आने लगती है, इसलिए सुकासा उसको वहाँ से घर जाने को कहती है और उसकी दादी को अपनी शादी के बारे में बताने को कहती है। अब चितोशी तो यहाँ पर यह जानकर हैरान हो जाती है कि सुकासा की शादी हो चुकी है, जिसके बाद वो जीने पर बैठकर रोने लगती है और तभी वहाँ पर नासा आता है जो कि उसे रोते हुए देखकर उसे चुप कराता है। चितोशी यहाँ पर नासा को बताती है कि उसकी एक फैमिली मेंबर घर से भाग गई है और वापस घर लौटना नहीं चाहती है। नासा यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता था और चितोशी उसको बताती है कि सुकासा एक तितली की तरह है। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुकासा आती है और तभी चितोशी को पता चलता है कि नासा ही यहाँ पर सुकासा का हस्बैंड है। ये सुनते ही चितोशी यहाँ पर नासा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। नासा यहाँ पर चितोशी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपने बातें बनाने की कला को इस्तेमाल करके उसके गुस्से को शांत कर देता है, लेकिन फिर भी चितोशी को यहाँ पर लगता है कि सुकासा को यहाँ पर नासा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर नासा को किडनैप कर लेती है। जिसके बाद वो सभी उसके बंगले पे जाते हैं और चितोशी यहाँ पर नासा के खिलाफ अश्लीलता का इल्जाम लगा के नासा और सुकासा के डाइवोर्स कराने के प्लान को बताती है। वो अपनी नौकरानी अरोरा और चार्लेट को बुलाती है और उसकी गंदी हरकतें करते वक्त उसकी फोटोज लेने को बोलती है। तभी
तभी चार्लेट वहाँ पर अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है। तभी चितोशी वहाँ पर उसको आकर रोक देती है और उससे कहती है कि उनको इतना सब कुछ नहीं करना है, उन्हें बस इतना पक्का करना है जिससे कि सुकासा नासा से नफरत करने लगे। वो सभी वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नासा वहाँ से सड़क लेता है और पूरे बंगले में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में जाने पर ग्लास के बॉक्स में एक पत्थर मिलता है जिसको कि देखने से उसे चांद की याद आने लगती है। उसे लगने लगता है कि असल में वो चांद का टुकड़ा भी हो सकता है। नासा सोचने लगता है कि ऐसा पत्थर आखिर इनके पास कैसे आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत कीमती होता है और इन्हें तो बस म्यूजियम में ही रखा जाता है। तभी चार्लेट वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार लेकर आ जाती है और यहाँ पर नासा के ऊपर हमला करने लग जाती है। वो धोखे से उस ग्लास के ऊपर वार कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो टूटता नासा तुरंत ही जाकर उसकी मरम्मत कर देता है। चितोशी उसको धोखे से बता देती है कि असल में ये पत्थर सुकासा ने उसको तोहफे के तौर पर दिया था। नासा यहाँ पर ये जानकर हैरान होता है कि उसे अपनी वाइफ के पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चितोशी को यहाँ पर वो समय याद आता है जहाँ पर सुकासा ने उसकी जान बचाई थी और असल में चितोशी यहाँ पर इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि वो चाहती थी कि सुकासा की शादी किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के साथ हो। जिसके बाद अब ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।